नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है और हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर संसद में आज के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं संसद में आज की सुर्खियों पर। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में होगी चर्चा। रिजर्व बैंक को फैक्टरिंग बिजनेस के लिए रेगुलेशन बनाने का मिलेगा अधिकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पर विचार और पारित करने का करेंगी प्रस्ताव। लोकसभा में भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी संशोधन बिल 2021 पर होगा विचार। बड़े एयरपोर्ट की परिभाषा में बदलाव करने का प्रस्ताव। संशोधन से छोटे एयरपोर्ट के विकास को मिलेगा प्रोत्साहन। पिछले सत्र में सदन में पेश किया गया था बिल। और लोकसभा में अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पर आज होगी चर्चा। अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सस्ते और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नेविगेशन से जुड़े कानून में आएगी समानता। आज संसद के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में काफी अहम कामकाज हैं जो निपटाए जाने हैं। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पर राज्यसभा में चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फैक्टरिंग विनियमन कानून 2011 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री BL वर्मा मंत्रालय से संबंधित 2021-22 के अनुदान मांगों के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। वहीं ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण भी उच्च सदन में पेश किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अगर उच्च सदन के एजेंडे की बात करें तो आज किस तरह से दिन खास रहेगा? कुल मिलाकर पूरा एजेंडा देखें तो आज भी हमें कामकाज जो कार्यसूची उच्च सदन की दिखाई दे रही है वो अपने आप में काफी अहम है। किस तरह की संभावनाएं आज राज्यसभा में? प्रीति, देखिए, जिस तरह की स्थितियां अभी पिछले सप्ताह से ही लगातार हो रही है और वैसे में अगर आज का एजेंडा देखें तो सरकार ने बहुत भारी भरकम एजेंडा नहीं रखा है। जो सामान्य कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अलावा एक फैक्टरिंग बिल रखा गया है। तो इसमें आप कह सकती हैं कि आज भी सरकार और विपक्ष दोनों के बीच में एक कहे कि संतुलन बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि सरकार ने प्रश्नकाल चलवाया, तकरीबन 45 मिनट तक प्रश्नकाल चले। हालांकि शून्यकाल जो है वो उसके एडजर्न करना पड़ा, लेकिन फिर 2 बजे के बाद बिल भी पारित किया गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि सरकार की कोशिश ये है कि सदन को चलाया जाए और विपक्ष लगातार उसमें अपने मुद्दों पर व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अब सरकार और विपक्ष के बीच में किस तरह का संवाद उत्पन्न हुआ है यह देखना होगा। अभी आज सुबह 10:15 बजे के करीब विपक्षी दलों की बैठक चल रही है और उस बैठक में तकरीबन सभी विपक्षी दल जो राज्यसभा में हैं वो सारे मौजूद हैं। और इसमें मुझे ये भी पता चला है कि कई विपक्षी सदस्यों ने धारा 300 नियम 267 के तहत 267 के तहत चर्चा का अनुरोध किया है, जिसमें कि पेगासस है और अन्य भी कई मामले हैं। तो विपक्ष लगातार ये बता रहा है कि हम कई मामलों पे चर्चा करते हैं। सरकार उसमें कोशिश कर रहा है कि जो मामले जो निपटने वाले हैं उनसे निपटे, जिन मामलों पे चर्चा कराना संभव उन पे चर्चा कराया जाए। तो एक अड़चन जैसी स्थिति अभी भी उत्पन्न हुई है और अभी तक सुबह तक की स्थिति के मुताबिक आप नहीं कह सकते कि कोई निष्कर्ष निकला है। लेकिन फिर भी जिस तरीके की स्थिति है, संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि प्रश्नकाल चलाने की कोशिशें होगी दोनों पक्षों की तरफ से। और जो बिल भी जिस तरीके से कल पारित हुआ था, दोनों कोशिश करेंगे वो बिल को पारित कराने में किस तरह की स्थिति होती है देखना होगा। बिल्कुल, आप बने रहिए। अब कार्यसूची पर एक एक करके विस्तार से नजर डाल लेते हैं अखिलेश, उसके बाद हम आपसे इस पर भी जानकारी लेंगे। राज्यसभा में आज हम देख रहे हैं फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2021 पर चर्चा लिस्टेड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक को 26 जुलाई को लोकसभा से पारित किया गया था। यह विधेयक फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली एंटिटीज के दायरे को बढ़ाता है।
विधेयक फैक्टरिंग बिजनेस, असाइनमेंट और रिसीवेबल्स की परिभाषा में बदलाव करता है। एक पक्ष जब अपनी ऐसी प्राप्तियां यानी रिसीवेबल्स जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है किसी दूसरे पक्ष को तुरंत नकद राशि हासिल करने के बदले बेच देता है तो उसे फैक्टरिंग कहा जाता है। कानून में बदलाव से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी इस कारोबार में उतरने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही रिजर्व बैंक को इस कारोबार के लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को फायदा होगा। अखिलेश सुमन मेरे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, फैक्टरिंग रेगुलेशन संशोधन बिल 2021 आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा से 26 जुलाई को उसको मंजूरी मिल चुकी है। नजरें सरकार जाहिर तौर पर चाहेगी कि इसे जल्द से जल्द पारित कराया जाए, आगे जाकर कानून का रूप ले, लेकिन चर्चा कैसी होती है इस पर भी नजरें रहेंगी। निश्चित तौर पे ये काफ़ी रोचक बिल है और ये रोचक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कोरोना काल में कई कंपनियां अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं कि उन्हें जो पैसा लेना है बाजार से वो पैसा प्राप्त करने में उनके कई दिक्कतें आ रही हैं और कई लोगों ने अपने स्टाफ कम कर दिए हैं जो बाजार से अपने जो भुगतान लेना है वो नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए एक बीज की कंपनियां स्थापित की जाती है। बीज की कंपनियां होती हैं कई जो आपको मतलब मान लीजिए कि आपको 500 रुपये बाजार में किसी से प्राप्त करने हैं और आपके पास स्टाफ नहीं है, वो क्षमता नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी दूसरी कंपनी को 450 रुपये में वो प्राप्तियां बेच देंगे और वो आपको 450 रुपया दे देगा और उसके बाद 50 रुपया उनका जो हिस्सा होगा उसमें वो उक्त कंपनी से वो पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो लेने का सरदर्द है वो नहीं रहेगा। तो यह काफ़ी रोचक एक कह सकते हैं जिसे आउटसोर्सिंग बिजनेस एक तरीके से कहा जा सकता है जो इधर के दिनों में काफ़ी प्रचलन में आया है और ख़ास करके आर्थिक सुधारों की दिशा में इसे एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और ख़ास करके जब छोटी और लघु मध्यम इकाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके पास ये क्षमता नहीं होती है कि अगर बाज़ार में उनका बकाया है और बकाया नहीं मिल पा रहा है तो उनका काम बंद हो जाता है, तो कोई ऐसी कंपनी होगी जो उनको तुरंत भुगतान कर देगी और उनका जो बिल है वो बिल को लेकर वो दूसरे जो जिससे पैसा लेना है वो उनके पास प्रस्तुत करेगी और उनसे पैसा हासिल करेगी। मतलब यह है कि बीच की एक ऐसी कंपनी को इस बारे में और अधिकार दिया जाए, उससे काम करने में और सुगमता प्रदान की जाए। तो इसके लिए पहले बैंक जो थे बैंक सक्रिय थे और बैंक के अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, कंपनीज होते हैं, उन्हें भी सक्रिय किया गया था, लेकिन उनके लिए कानून थोड़े कड़े थे। तो इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि खासतौर पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो अगर फैक्टरिंग बिजनेस में काम करती हैं तो उन्हें और सुगमता से काम करने की सहूलियत दी जाए, उनके लिए शर्तें जो हैं वो शर्तें थोड़ी ढीली की जाएं और रेगुलेशन के माध्यम से जो ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं जिनके बकाया हैं बाजार में और जिन्हें भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा है उनके भुगतान प्राप्त होने में भी सहूलियत हो। तो एक बहुत बड़ा एक चेन होता है, इस चेन को और ज़्यादा सहज बनाने के लिए फैक्टरिंग अमेंडमेंट बिल लाया गया है। काफ़ी रोचक बिल है लेकिन इसमें लघु और मध्यम उद्यमियों को काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम जो प्रावधान हैं वो अपनी तरीके से काफ़ी अहम साबित हो रहे हैं, जिस तरह से विस्तार में आपने जानकारी भी दी। फिलहाल अखिलेश सुमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उच्च सदन की कार्यसूची एजेंडे के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो 2 अहम विधेयक आज कार्यसूची में शामिल हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी संशोधन बिल 2021 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगी। साथ ही वहीं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण भी सदन में पेश किया जाएगा। विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह विद्युत मंत्रालय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 की अनुदान मांगों के बारे में ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के विभिन्न प्रतिवेदनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में बयान देंगे। साथ ही वो नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन के बारे में विभाग संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी भी देंगे। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पेयजल और स्वच्छता विभाग से संबंधित 2021-22 की अनुदान मांगों के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर बयान देंगे। अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र भी सभा पटल पर रखे जाएंगे।
लोकसभा के एजेंडे पर विस्तार से जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे। मेरे सहयोगी रविंद्र सिंह शोरान संसद भवन परिसर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, हम लोकसभा का एजेंडा देखें तो 2 विधेयक कार्यसूची में शामिल हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं अनुदान मांगों के बारे में जो कुछ मंत्रालयों से जुड़ी हुई हैं, साथ ही संसदीय समिति के प्रतिवेदन। तो कुल मिलाकर हम लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो आज किस तरह का दिन रह सकता है? जी प्रीति, नमस्कार आपको भी और तमाम दर्शकों को। देखिए, बहुत अहम एजेंडा इस बार के सदन में भी, इस बार के जो सत्र है उसमें भी लगातार सरकार लेकर के आई है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो गतिरोध कायम है उसकी वजह से आम आदमी को जिस तरह से इन जो चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए, इन बिलों को पास होने से, सदन की कार्रवाई के चलने से जो लाभ होना चाहिए, जो उन तक पहुँचनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन, वो क्योंकि चर्चा नहीं हो पा रही है इसलिए नहीं पहुँच पा रही है। आज का दिन बेहद जाहिर तौर पर अहम है। आपने जिक्र किया कि जो अहम बिल हैं वो लगे हुए हैं चर्चा के लिए। कल भी हालांकि जिस तरीके से देखिए बिल पास किया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का, सरकार लगातार यही कोशिश करती रही है कि ये अहम महत्वपूर्ण विधेयक हैं, वित्तीय मामलों से जुड़े हुए विधेयक हैं और इन पर देश की जनता को जानना चाहिए कि सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है, किस तरीके से जो वित्तीय कठिनाइयाँ देश के सामने आ रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कानूनों के माध्यम से सुगमता लेकर आई जा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से जो गतिरोध कायम किया जा रहा है उसकी वजह से चर्चा में दिक्कत आ रही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, कई चैनल्स पे जो बात हो रही है कि रीच आउट करने की कोशिश विपक्ष को की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सदन की कार्रवाई आज किस तरीके से चलेगी, स्मूथ रहेगा या फिर व्यवधान विपक्ष की तरफ से उसी तरीके से पेश किया जाएगा जैसे कि पहले किया जाता रहा है। हालांकि कल एक अहम काम ये हुआ कि जो प्रश्नकाल था उसको व्यवधान के बावजूद सदन में चलाया गया, लोकसभा स्पीकर ने चलाया और उससे एक उम्मीद लगती है कि जो डेडलॉक है जिस तरह से सरकार के बीच में और विपक्ष लगातार अवरोध पैदा कर रहा है वो आज कहीं खत्म हो जाए, जिससे कि तमाम जो संसद के जो कार्य हैं वो लोकसभा में आज जारी हो सकें और उसके बाद जो बिल आज लगे हुए हैं उन पर चर्चा के बाद वो बिलों को पारित किया जा सके। कल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड का बिल जो है, जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, वो भी पारित हुआ। लेकिन वही अहम चर्चा जो है वो जिसकी तमाम लोग इंतजार करते हैं कि संसद से वो तमाम बातें निकल करके आएंगी कि किस तरीके से जो नया बिल पेश किया गया है, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, वो अभी तक उस पर सुगमता नहीं आ पाई है और उम्मीद की जा रही है कि आज या आने वाले समय में उस पर जल्दी ही एक बातचीत होगी और चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनेगा। बिल्कुल ठीक है, अब बने रहिए रविंद्र हमारे साथ। जो बिल आज हैं और जो कामकाज है उस पर एक करके अब हम नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पर चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसे 22 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इसके जरिए अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सस्ते और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नेविगेशन से जुड़े कानून लागू करने में एकरूपता आएगी, यानी राज्यों की ओर से बनाए गए अलग अलग नियमों की बजाय पूरे देश के लिए एक कानून होगा। इसके तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा। इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधेयक में नौ परिवहन की सुरक्षा और कार्गो के संरक्षण के प्रावधान हैं। विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है। साथ ही इसमें अंतर्देशीय जल परिवहन प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रावधान भी किए गए हैं। यह अंतर्देशीय जलयानों के निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण का आवश्यकता और नौ परिवहन को प्रशासित करने की प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। रविंद्र, हम देख रहे हैं लोकसभा के एजेंडे में आज अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 चर्चा और पारित करने के लिए एजेंडे में शामिल है, कार्यसूची में शामिल है और इसे 22 जुलाई को सदन में पेश किया गया था। इस बिल के किस तरह के प्रावधान हैं और कैसे जब ये आगे पास होता है और आगे कानून बनता है तो किस तरह का फायदा, अंतर हमें देखने को मिलेगा? जी प्रीति, देखिए जब से मोदी सरकार आई है यानी कि 2014 से, तब से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो राजमार्गों पर और रेल यातायात पर जिस तरह का प्रेशर है उसको कम किया जा सके और उसको जो हमारा जल मार्ग है उसके माध्यम से हम लोग पैसेंजर्स को और गुड्स को लेकर के जा सकें, जो कि काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और प्रदूषण से भी राहत लोगों को मिलती है। लगातार कोशिशें इस बात की जाती रही हैं और
जब नितिन गडकरी के पास ये महकमा था तो वो लगातार यही बोलते रहते थे कि उनका ये एक सपना है कि जो भी पैसेंजर हिंदुस्तान में आए विदेश से वो फ्लाइट से लैंड करे दिल्ली में, और उसके बाद दिल्ली से वो यमुना नदी के माध्यम से आगरा जो है वो जाए क्रूज में बैठ के, और वहां से वो ताजमहल के दीदार करने के बाद अपनी यात्रा को आगे और जल मार्ग के माध्यम से ही आगे बढ़ाए। तो ये लगातार उनकी तरफ से कोशिशें होती रही हैं। साथ साथ जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जहां पर जल मार्ग है, और इसके अलावा जो दक्षिण के राज्य जहां पर नदियां बहती ज़्यादा हैं, वहां पर किस तरीके से कार्गो के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा, किस तरह सामान के ढुलाई के लिए इसका उपयोग किया जाए, इसके लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। और उसी क्रम में ये बिल जो है उसको लेके आया गया है ताकि क्यों अलग अलग जिस तरह से कानून हैं, हर राज्य के हिसाब से जो कानून बने हुए हैं, उन कानूनों में एक रूपता लाई जाए कि अगर दिल्ली से कोई सामान हमको दिल्ली के बाहर यूपी में लेके जाना है, या आसाम से कोई सामान बिहार के तरफ लेके आना है जल मार्ग के माध्यम से, तो उसमें जो अलग अलग राज्य बीच में पड़ते हैं वहाँ पर अलग अलग जो टैक्सेस लगते हैं, या फिर उनके सामान के ढुलाई को लेकर जो नियम हैं, पैसेंजर्स को लेकर जो नियम हैं, उनमें किस तरीके से हम एक रूपता लेकर आए जाए ताकि जो तकलीफें अगर फेरी करने में आती हैं उनको दूर करें, अनुशासन उसमें बने। और साथ ही साथ इसमें एक अहम है कि जल जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, उस प्रदूषण को किस तरीके से हम लोग जो फेरी होंगी या जो स्टीमर्स उसमें चलेंगे उनके माध्यम से किसी तरीके से वहां पर पर्यावरण प्रदूषित ना हो और काम सुगमता से चले, इन सब तमाम चीजों को लेकर के ये बिल लेके आया गया है। और इससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जब ये बिल पारित हो जाता है और हिंदुस्तान में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, तो शायद हमको नितिन गडकरी का वो सपना और मोदी सरकार का वो सपना शायद पूरा होता हुए दिखे, जब हम दिल्ली से बैठ करके और आगरा क्रूज के माध्यम से ताजमहल के दीदार करने के लिए। बिल्कुल, हम माने कि इसी दिशा में ये कोशिश जो है एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पर हमें जानकारी देने के लिए। आगे भी बात करेंगे, आप रविंद्र हमारे साथ बने रहिए। अगले बिल की बात कर लेते हैं जो आज लिस्टेड है लोकसभा में। आज दूसरे अहम बिल भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी संशोधन बिल 2021 पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। बिल में महाविमानपत्तन की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे एयरपोर्ट समूह के लिए टैरिफ निर्धारण के विस्तार में मदद मिलेगी। ये छोटे एयरपोर्ट के विकास को भी बढ़ावा देगा। इसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक बजट सत्र के दौरान 24 मार्च को पेश किया गया था। रविंद्र, 24 मार्च को बजट सत्र के दौरान जिस दूसरे विधेयक की हम बात कर रहे हैं वो पेश किया गया, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021, जिस पर आज चर्चा की संभावना है। यह आज कार्यसूची में है। इस बिल के प्रावधानों के बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए इसमें जो महाविमानपत्तन है उसकी परिभाषा में तब्दीली करने की जो है वो लेकर के आया गया है इस बिल के माध्यम से। उसमें संशोधन का प्रस्ताव इस बिल के माध्यम से होगा। असल में ये जो सरकार की, ये भी 2014 के बाद से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो आम आदमी है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में भी कई बार कहा है कि उनका ये सपना है कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है वो किस तरीके से हवाई जहाज में बैठकर सफर करे। उसी क्रम में ये बिल लेकर आया गया है। मोदी सरकार के आने के बाद से जिस तरीके से छोटे छोटे शहरों को, जहां पर रिडंडेंट जो एयरपोर्ट्स पड़े हुए थे, वहां तक जो सफर करने के लिए हवाई जहाज लेकर के गई है, उसी दिशा में है कि उन जो छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको किस तरीके से अधिक ताकत दी जाए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के किस तरीके से रास्ते निकाले जाएं, ताकि जो छोटे शहर है, जैसे अभी कुछ साल पहले हिसार जो हरियाणा के शहर है वहां पर विमान शुरू हुआ, हिसार से दिल्ली, हिसार से चंडीगढ़, तो इस तरह के जो छोटे छोटे शहर हैं जहां से आम आदमी आज अफोर्ड कर सकता है जहाज में यात्रा करना, जहाज की यात्रा उसके लिए सस्ती की जा सकती है, वहां पर कोशिश कर रही है सरकार की। एक उड़ान की जो स्कीम थी, उड़े देश का आम नागरिक, ये उस स्कीम के तहत जो छोटे छोटे शहरों में, दूर दराज के इलाकों में जहां पर एयरपोर्ट्स हैं या हवाई पट्टियां हैं या फिर वहां पे नया एयरपोर्ट बना सकते हैं, उस दिशा में सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और ये जो बिल लेकर आए जा रहे हैं उसी तरफ इशारा करते हैं कि कैसे उनको सुगमता से काम किया जाए, वहां पर जो जमीन अधिग्रहण से लेकर हर चीज में जो कुछ दिक्कतें आती हैं उनको और आसानी से जो है वो पेश किया जाए, उनको आसानी से सुलभ बनाया जाए जमीन। इन
क्षेत्रों के लिए। तो उसी दिशा में ये बिल है और आज उम्मीद की जा रही है कि इस पर चर्चा होगी और ये जल्दी ही पास आज होगा। बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सिंह शोराना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज लोकसभा के एजेंडे के बारे में विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात प्रश्नकाल की करेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, संचार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, विदेश, विधि, न्याय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन योजना, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वस्त्र, जनजातीय कार्य और महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े तमाम अहम सवाल हैं जो आज प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कुछ अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत विदेश मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद रेवती रमन सिंह अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद भुवनेश्वर कलिता वस्त्र मंत्रालय से बजट अनुमान और व्यय में भिन्नता से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद प्रसन्न आचार्य जनजातीय कार्य मंत्रालय से जनजातीय जनसंख्या के पलायन को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं के लिए ऋण से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद धीरज प्रसाद साहू जनजातीय समुदायों पर कोविड-19 के प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को लेकर सवाल करेंगे। सांसद फुलोदेवी नेतम महिला और बाल विकास मंत्रालय से देश में कुपोषण की समस्या पर सवाल करेंगे। सांसद वी विजयसाई रेड्डी दिशा विधेयक पर राय को लेकर सवाल करेंगे। सांसद छाया वर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय से सामान्य वर्ग के लिए क्रीमी लेयर के प्रावधान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद विजय पाल सिंह तोमर प्रमुख शहरों में आईटी केंद्रों की स्थापना किए जाने को लेकर सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर अमी याज्ञिक संचार मंत्रालय से जन वाईफाई के लिए चयन किए गए ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े सवाल पूछेंगी। सांसद रिपुन बोरा डाकघर बचत योजना के ब्याज में कटौती किए जाने को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद दिग्विजय सिंह शिक्षा मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालयों में विभागीय परीक्षा को लेकर सवाल पूछेंगे। वहीं लोकसभा में भी आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़े काफी अहम सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर कुछ सवालों पर। प्रश्नकाल की शुरुआत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद मोहम्मद फैजल पीपी पोत परिवहन उद्योग में कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापन संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद नलीन कुमार कटील सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को लेकर सवाल करेंगे। सांसद जगदंबिका पाल पोत रिसाइकलिंग व्यवसाय को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद संध्या राय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर सवाल पूछेंगी। सांसद प्रताप सिम्हा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत कर्नाटक में परियोजनाओं को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद विद्युत बरन महतो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत नए आवासों के निर्माण को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद अनुभव मोहंती सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद को लेकर सवाल पूछेंगे। सांसद हिबी ईडन सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सांसद पीवी मिथुन रेड्डी हरित राजमार्गों के विकास को लेकर सवाल करेंगे। सांसद डॉक्टर राजदीप राय पूर्व पश्चिम गलियारे को लेकर अहम सवाल पूछेंगे। सांसद सुनील बाबूराव मेंढे नागर विमानन मंत्रालय से आरसीएस उड़ान के अंतर्गत मार्ग को लेकर प्रश्न करेंगे। सांसद वीके श्रीकंदन विमान के अधिक किराए को लेकर महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। सांसद संतोष कुमार पूर्णिया में विमान पत्तन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद डॉक्टर जी रणजीत रेड्डी विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल क्रियाकलापों को लेकर रियायतों के बारे में सवाल पूछेंगे। सांसद भावना गवली पाटिल जल मंत्रालय से जल जीवन मिशन के उद्देश्य को लेकर महत्वपूर्ण सवाल करेंगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे झारखंड में भूजल प्रदूषण को लेकर प्रश्न पूछेंगे। सांसद भगवंत मान सतलुज नदी और ब्यास नदी में प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल करेंगे। सांसद हसमुख भाई एस पटेल गुजरात में बांध और जल परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद रामदास तड़स सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से खादी प्राकृतिक इमुलेशन पेंट को लेकर सवाल करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज भी इतना ही।
ठीक 11 बजे से आप देख सकते हैं राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। नमस्कार।